आज का टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। ये वीडियो होगा माइटोसिस डिवीजन के लिए। इससे आगे जो दूसरे टाइप का डिवीजन होता है मियोसिस, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, ये वीडियो हिंदी में होगा और इस वीडियो में मैं आपको नोट्स दूंगा और साथ में समझाते जाऊंगा। प्रयास करूंगा कि आपको सारे तथ्य अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में जहां जहां आवश्यकता होगी वहां मैं निमोनिक्स दूंगा, कुछ शॉर्टकट्स दूंगा जिससे ये टॉपिक आपको समझ आए और याद रहे। जहां आवश्यकता होगी वहां मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। और ये ध्यान रखिएगा कि आप भी जब लिखें तो वहाँ आप भी डायग्राम्स का यूज़ करें अपने नोट्स में या एग्जाम में लिखें वहाँ, क्योंकि बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे मार्क्स मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन शुरू करते हैं। प्राणी शरीर की कोशिकाएं अपने जीवन काल में हमेशा वृद्धि करते रहती हैं। वह इसके पश्चात अपनी संख्या बढ़ाने के लिए विभाजित होती हैं। मतलब जो एनिमल सेल्स होती हैं वो अपना साइज बढ़ाने के लिए मतलब हमेशा ग्रोथ करती रहती हैं और साइज बढ़ने के बाद अपनी संख्या बढ़ाने के लिए डिवीज़न करती हैं। ठीक, ये सेल डिवीज़न है। यह प्रक्रिया कई चरणों में एक चक्र के रूप में पूर्ण होती है। जो सेल साइकिल होता है वो कई चरणों में एक चक्र के रूप में, एक साइकिल के रूप में पूरा होता है। मतलब एक पॉइंट से शुरू होकर के सेल डिवीज़न एक पॉइंट से शुरू होता है और फिर इसमें ग्रोथ होते जाता है। फिर एक पॉइंट आता है जब सेल डिवाइड होता है और डिवाइड करके ये सेल जो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है वो उसी पॉइंट में आकर के खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसको सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक, और यही चक्र जिसमें कोशिका वृद्धि करती है, मतलब ग्रोथ करती है, वह विभाजित होती है। इसे ही कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। ये सेल साइकिल का डेफिनेशन हो गया। अब देखते हैं कोशिका चक्र मतलब कोशिका विभाजन अलग अलग कोशिकाओं में, अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार से कैसे होता है। ठीक, हम लोग एवोल्यूशन पढ़े हैं, मतलब जब जीव एक कोशिक रूप में था फिर वो बहुकोशिक बना, वैसे ही विकास करते गया। ठीक, तो इसमें बाइनरी फिशन एक प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। ये जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं उसमें होता है। जैसे कि बैक्टीरियाज में ये नॉर्मल होता है। सेल ज़्यादा स्टेप को पालन किए बिना ही ये मतलब दो भाग में डिवाइड हो जाता है। इसी को बोलते हैं बाइनरी फिशन। ये हो गया। अब माइटोसिस डिवीज़न जो आज का टॉपिक है, ये माइटोसिस डिवीज़न शरीर की अन्य कोशिकाओं में, मतलब शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में, केवल जो जर्म सेल्स स्पर्म और ओवा के अलावा अन्य सेल्स में होती है। अब ये सोमैटिक सेल्स में हो रही है, इसलिए इसको सोमैटिक डिवीज़न भी कहते हैं। और वही बताया कि मियोसिस डिवीज़न ये केवल शरीर की जर्म सेल्स में ही होती है। इसको रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। कारण इसमें मतलब जो कोशिका में जो क्रोमोसोम का अंतर, जो मातृ कोशिका मतलब मदर सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या में कमी होती है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। और वहीं माइटोसिस डिवीज़न में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या अपनी मदर सेल के समान होती है डॉटर सेल में, और जो डॉटर सेल होंगे वो हमेशा कार्य में और दिखने में भी अपने मदर सेल के समान होंगी। ये होगा सोमैटिक डिवीज़न में। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं माइटोसिस डिवीज़न का। ये माइटोसिस सेल डिवीज़न, माइटोसिस कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं मतलब जो जर्म सेल्स के अतिरिक्त शरीर की अन्य कोशिकाओं में पाई जाती है। अब अन्य कोशिकाएं सोमैटिक सेल्स में पाई जाती है, इसलिए इसको सोमैटोजेनेसिस भी कहा जाता है। अब ये क्यों होता है, कोशिका विभाजन द्वारा ही शरीर की वृद्धि व मरम्मत होती है। मतलब कहीं भी शरीर कट गया, फट गया या फिर शरीर को ग्रोथ करना है तो ये माइटोसिस डिवीज़न द्वारा ही होती है। ठीक, अब माइटोसिस डिवीज़न द्वारा एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभक्त होती है। संतति कोशिकाएं पूर्णतः अपनी मातृ कोशिका के समान होती हैं। वह इनमें क्रोमोसोम की संख्या भी मातृ कोशिका के समान ही होती है। ठीक, जैसे अगर ह्यूमन सेल्स की बात करें तो ह्यूमन सेल्स में हमारे शरीर की अन्य कोशिकाओं में जर्म सेल्स के अलावा इनमें क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। ठीक, तो अगर मदर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या 46 है तो ये डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम की संख्या इसके मातृ कोशिका के समान ही होगी, मतलब 46 ही होंगी। ठीक है, ये होता है माइटोसिस डिवीज़न में। मतलब यहाँ पे डेफिनेशन खत्म हुआ माइटोसिस डिवीज़न का। अब इसमें क्या क्या होता है उसको आगे देखेंगे। ठीक है, अब जो माइटोसिस डिवीज़न है वो कैसे होता है, कितने भागों में होता है उसको देखेंगे। इसके लिए हम लोग एक देखते हैं पाई चार्ट, जिसमें बाकी सबको बताया हूँ, फिर आगे इसको देखेंगे। यह है अपने सेल साइकिल का पाई चार्ट। इसमें यहाँ जो है इंटरफेस, हमारे कोशिका चक्र का सबसे बड़ा भाग होता है इंटरफेस। फिर इसके बाद होता है एम फेज बोले तो माइटोटिक फेज, मतलब जो एक्चुअल डिवीजन का फेज है। ये फिर दो भागों में डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस और कैरोकाइनेसिस। इन दोनों भागों को मिलाकर बोलते हैं एम फेज, मतलब माइटोटिक फेज। अब जो इंटरफेज होता है ये फिर 3 सब फेजेस में डिवाइड होता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक, अब इनमें क्या होता है, ये गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज और गैप 2 फेज, या इसी को ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। इंटरफेज को यहाँ खत्म हुआ। अब यहाँ पे कोशिका चक्र के बाहर की एक अवस्था होती है G0 फेज, जिसमें कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती है। तो इन सबको अभी डिफाइन करेंगे और आगे पढ़ेंगे। जहां जहां जरूरत होगी वहां पे इस पाई चार्ट का रेफरेंस लेंगे
ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अब जो फेजेस देखिए पाई चार्ट में, उसको समझते हैं कि इसमें कैसे लिखना है, उसको है कैसे समझना है उसको, उन फेजेस में क्या होता है। ठीक, जो सेल साइकिल होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, इंटरफेज और एम फेज, मतलब माइटोटिक फेज, या जो डिवीजन का फेज है वो। तो इंटरफेज फिर ये तीन सब फेज में होता है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, इन सबको आगे डिफाइन करेंगे। फिर यहाँ पे जो एम फेज होता है वो होता है कैरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरोकाइनेसिस जिसमें कोशिका, जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है, और साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका का विभाजन होता है। फिर जो कैरोकाइनेसिस होता है ये 4 सब फेजेस में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इनको याद रखने के लिए एक न्यूमरिक्स है, याद रखने के लिए आई पी मैट, MAT, आई फॉर इंटरफेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये बस हमको इंटरफेज याद रखना है, फिर तो G1 फेज, एस फेज, G2 फेज याद हो जाएंगे। फिर जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, ये अपने जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं चारों पे बेस्ड होंगे। इन चारों को लिखना सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। और फिर बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अगर समय होता है तब लिखेंगे, कि जो इंटरफेज है या साइटोकाइनेसिस है लिखना है सबको, लेकिन अगर समय ना मिले तो इन चारों फेजेस को लिखना ज़्यादा जरूरी है। तो इन पे ध्यान दीजिएगा सबसे पहले। फिर जो टाइम बताऊंगा कि कितना टाइम में कंप्लीट होता है, कितना टाइम में शुरू होता है, इन सबको अगर समय मिलता है तब लिखना है, ना मिले तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बताते जाऊँगा। तो यहाँ पे जो ग्रोथ फेज है, मतलब जो वृद्धि प्रवस्था, इंटरफेज, कोशिका विभाजन की प्रथम प्रवस्था है। सेल डिवीजन यहाँ से शुरू होती है, इसलिए इसको प्रथम प्रवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में न तो केंद्रक व ना ही कोशिका विभाजित होती है। ग्रोथ फेज में विभाजन नहीं होता, इसमें कोशिका केवल वृद्धि करती है, इसीलिए इसको ग्रोथ फेज बोलते हैं। लेकिन इसमें कोशिका मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। कोशिका मेटाबॉलिकली एक्टिव है मतलब ये अपना ग्रोथ कर रही है, सिंथेसिस कर रही है, प्रोटीन बना रही है जो विभाजन के लिए उपयोगी हैं या कोशिका के सस्टेन करने के लिए, जीवित रहने के लिए उपयोगी हैं। ये सब होता है ग्रोथ फेज में। इसमें कोशिका अपना आकार बढ़ाती है, ग्रोथ फेज में अपना आकार बढ़ाती है, वह स्वयं को विभाजन हेतु तैयार करती है, क्योंकि इसी के बाद विभाजन होना है। इसमें कोशिका अपना साइज बढ़ा रही है, इसके पश्चात कोशिका अपना डिवीजन करेगी। इस कारण इसे प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तैयारी कर रही है कोशिका। अब कोशिका चक्र का अधिकांश समय इसी अवस्था में व्यतीत होती है। मतलब अगर कोशिका चक्र 24 घंटे का है, जैसे जो अक्सर होता है ह्यूमन सेल्स में 24 घंटे का कोशिका चक्र, तो इसमें का कोशिका सबसे अधिकांश समय लेगा ग्रोथ फेज में, मतलब 95% समय, 95% समय जो होता है 23 घंटे का। 23 घंटे समय कोशिका चक्र का, 23 घंटे समय कोशिका अपने कोशिका चक्र का ग्रोथ फेज में व्यतीत करती है। ठीक, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, अगर एग्जाम में समय हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ना हो तो ये, अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कोई कर रहे हैं तो इसको ध्यान रखेंगे, ये उनके एग्जाम में आएगा। और बाकी अगर किसी को थियोरेटिकली लिखना है तो ये वैसे भी बड़ा टॉपिक है, समय नहीं होगा, तो इसलिए अगर ये छूटता है तो छोड़ दें, ज़्यादा जरूरी नहीं होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरावस्था, मतलब इसको हिंदी में अंतरावस्था भी बोलते हैं, वृद्धि प्रवस्था को। तो ये 3 चरणों में पूर्ण होती है, बताया था, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। ठीक, तो यहाँ पे G1 फेज, यह ग्रोथ फेज की प्रथम उप अवस्था है। मतलब ग्रोथ फेज के अंदर जो 3 सब फेजेस हैं उसमें का ये सबसे पहले वाला उप अवस्था है। इसमें कोशिका में निम्न कार्य होते हैं। कोशिका जो काम करेंगे इसमें उसको देखेंगे। तो पहला काम क्या होता है, इसमें प्रोटीन व RNA का संश्लेषण होता है। कोशिका G1 फेज में प्रोटीन का संश्लेषण करती है, RNA का संश्लेषण करती है, जो आगे जो कोशिका में कार्य होंगे उसके लिए उपयोगी होगा। जैसे कि DNA सिंथेसिस जो एस फेज में होगा, उसके लिए आवश्यक जो अवयव हैं, जैसे प्रोटीन है जो बताया, tRNA है, mRNA है, एंजाइम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, इसका संश्लेषण कोशिका G1 फेज में करेगी। ठीक, अब इसमें क्या होगा, जो हम बोले थे 23 घंटे समय कोशिका ग्रोथ फेज में व्यतीत करती है, तो वहीं पे कोशिका अपने कोशिका चक्र का 30 से 40% का समय, मतलब 7 घंटे का समय G1 फेज में लगाती है। ठीक, आगे देखते हैं। अब ग्रोथ फेज का सेकंड फेज, सिंथेसिस फेज, मतलब एस फेज। इसमें क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है। एस फेज में हम लोग बोले सिंथेसिस फेज है तो इसमें संश्लेषण तो होगा, तो इसमें संश्लेषण क्या होता है, DNA का जो DNA चेन है उसका संश्लेषण होता है सिंथेसिस फेज में। ये कैसे होता है समझते हैं। जो बताया एस फेज में DNA अपने ही जैसे दूसरे चेन का सिंथेसिस करती है। कैसे, जो बताया DNA अपने ही जैसे DNA है तो अपने ही जैसे दूसरे DNA का संश्लेषण करता है एस फेज में। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर इसको देखें क्रोमोसोम के स्तर पे तो कैसे होता है, ये क्रोमेटिड है, तो एस फेज में क्रोमेटिड अपने ही जैसे दूसरे क्रोमेटिड का सिंथेसिस करती है। ठीक, तो इसमें ये जो क्रोमेटिड है ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड होगी, क्योंकि
ये इसकी ही जैसे आइडेंटिकल होगी, गुणों के आधार पर दोनों समान होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्रोमेटिड, ये उसकी सिस्टर क्रोमेटिड, ये होता है सिंथेसिस फेज में, ठीक है। ये हो गया क्रोमोसोम के आधार पे और ये डीएनए के आधार पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग बोले वहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन हुआ, ठीक। अर्थात डीएनए की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे एक डीएनए से उसके ही जैसे और डीएनए बना, तो यहाँ पे संख्या नहीं बढ़ी, यहाँ पे मात्रा बढ़ी, ठीक। संख्या मतलब क्योंकि ये उसके ही जैसे हैं गुणों में, तो यहाँ पे जैसे अगर 1 ग्राम है तो वहाँ पे 2 ग्राम डीएनए हो गए, ठीक है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, अर्थात डीएनए की मात्रा बढ़ती है। यदि पूर्व की मात्रा 2C लिखा जाए तो यह बढ़कर 4C हो जाएगी, लेकिन गुणसूत्र समान रहेंगे। अगर पहले गुणसूत्र की संख्या थी 2n, तो वहाँ पे गुणसूत्र की संख्या 2n ही रहेगी, वहाँ पे इसकी संख्या में वृद्धि नहीं होगी, ठीक। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बोले क्रोमोसोम के आधार पर, तो ये जुड़े होते हैं सेंट्रियोल से। यहाँ पे हम लोग गिनती कैसे करते हैं, सेंट्रियोल से गिनती करते हैं क्रोमोसोम्स की। तो यहाँ पे एक सेंट्रियोल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम माना जाएगा इसको, ठीक। और एक क्रोमोसोम के फिर ये क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, लेकिन होगा क्या, एक ही क्रोमोसोम, ठीक। इसको बताएं यहाँ पे। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म में तारक क्या है, मतलब जो सेंट्रोसोम होते हैं, ठीक। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम अलग अलग चीज है ना, देखिएगा। सेंट्रोसोम होते हैं तो उसका विकास या उसका फॉर्मेशन भी होता है। अब समय देखें तो यह सबसे लंबी प्रवस्था होगी, इसमें 40% समय सेल डिवीजन का, मतलब लगभग 10 घंटे का समय लगता है, ठीक, एस फेज में। अब जी2 फेज देखते हैं, तो यह इंटरफेज की अंतिम उप अवस्था है। इसके पश्चात ही केंद्रक में विभाजन शुरू होता है। सेल साइकिल में जी2 फेज के बाद ही यहाँ पे एम फेज स्टार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये इंटरफेज की अंतिम उप अवस्था है, ठीक। पहला, अब इसमें क्या क्या होता है उसको देखते हैं। तो पहला, चूंकि डीएनए की मात्रा सामान्य से दुगुनी हो गई है, तो इस कारण केंद्र का आकार भी बढ़ जाता है। जी2 फेज में जी1 फेज की अपेक्षा केंद्र का आकार बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि इसमें मात्रा बढ़ी है डीएनए की। सेकंड, इसमें पुनः प्रोटीन्स व आरएनए का, आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए और न्यूक्लियर आरएनए का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है, जो डिवीजन के लिए आवश्यक होगी। इससे पहले हम लोग जी1 फेज में जो सिंथेसिस किए थे वो सहायक था एस फेज के लिए, तो हम लोग जी2 फेज में उन प्रोटीन्स और आरएनए का संश्लेषण करेंगे जो डिवीजन के लिए आवश्यक होंगे, ठीक। अब समय देखें तो इस फेज को पूर्ण होने में पूरे कोशिका विभाजन का लगभग 20 से 30% का समय, मतलब 6 घंटे का समय लगता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये समय उन बच्चों के लिए नहीं है जो सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो नीट नेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये घंटे और समय पूछा जाता है। सब्जेक्टिव एग्जाम वालों के पास समय नहीं होगा, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अगर याद होता है और समय होते हैं तो लिख दीजिएगा, फायदा होगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इंटरफेस खत्म होता है, ठीक। अब यहाँ पे एक और फेज दिखता है जिसको बोलते हैं जी0 फेज। यह कोशिका चक्र की शांत प्रवस्था मतलब क्रेसेंट फेज है। इसको देखते हैं पाई चार्ट में कैसे है, समझने के लिए आसान होगा। यहाँ पे कोशिका एम फेज से मतलब डिवीजन के बाद जी1 फेज में पहुंची, लेकिन वो आगे डिवाइड ना होने के लिए, मतलब आगे डिवाइड ना हो इसके लिए वो फिर से जी0 फेज में चली जाती है, जिसमें फिर उनको डिवाइड होना नहीं पड़ेगा, वो यहाँ स्थिर रहेंगी, जिससे वे वापस कोशिका चक्र में नहीं जाएंगी, इसलिए उसको बोलते हैं जी0 फेज में चली गई, ठीक। अब इसमें आगे क्या होता है, जो बोला जी0 फेज, यह कोशिका चक्र की शांत अवस्था या क्रेसेंट फेज है। इसमें कुछ कोशिकाएं विभाजन के पश्चात जी1 फेज से निकलकर जी0 फेज में चली जाती हैं, मतलब सेल साइकिल की बाहर की एक फेज में चली जाती हैं, जिसमें कोशिकाएं मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, लेकिन इनमें विभाजन नहीं होता, ठीक। मतलब इसमें इनमें वो सब क्रियाएं होंगी जिससे कोशिका सस्टेन कर सके, जीवित रह सके, लेकिन वो डिवाइड ना हो, ठीक। इसमें एग्जांपल होगा कार्डियक सेल्स का, मतलब जो हार्ट में सेल्स होती हैं उनका, और न्यूरॉन्स का, मतलब जो नर्व सेल्स हैं उनका। अब अगर हम लोग नर्व सेल्स का एग्जांपल लें, तो नर्व सेल डिवाइड होकर के दूसरे नर्व सेल्स का निर्माण नहीं करती हैं, ये केवल जो स्टेम सेल्स हैं जो एम्ब्रियोनिक अवस्था में उससे ही बनती हैं। अगर शरीर में अधिक न्यूरॉन्स की संख्या हो जाए तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए ये न्यूरॉन्स स्टेम सेल्स से बन करके वहाँ से निकल करके ये जी0 फेज में चली जाती हैं। यहाँ पे इंटरफेज खत्म हुआ। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग डिवीजन फेज इसके बाद हम लोग देखेंगे डिवीजन फेज, इसमें कोशिका विभाजित होंगी। अब यहाँ तक कोशिका अपना ग्रोथ कर चुकी है, अब आगे कोशिका में डिवीजन होगा, ठीक। तो यहाँ डिवीजन फेज शुरू होगा। डिवीजन फेज में कोशिका चक्र में जो वास्तविक विभाजन होता है वो ये डिवीजन फेज में होता है, क्योंकि इससे पहले कोशिका अभी तक ग्रोथ ही कर रही थी, अपना आकार बढ़ा रही थी, अब डिवीजन करके अपनी संख्या बढ़ाएगी। इसमें कैसे होता है और इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। ग्रोथ फेज द्वारा पर्याप्त विकास के पश्चात कोशिका में विभाजन प्रारंभ होता है, जिसमें सर्वप्रथम केंद्रक में विभाजन मतलब कैरियोकाइनेसिस होता है, जो 4 चरणों में पूर्ण होती है। अब ये कैरियोकाइनेसिस क्या है, तो कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो कैरियन का काइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, ये होता है डिवीजन फेज में,
ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो जैसा कि जानते हैं, डिवीजन फेज का सबसे फर्स्ट फेज होता है प्रोफेज। तो हम लोग प्रोफेज को दो भाग में बांट कर पढ़ते हैं, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज करके। इसमें क्या होता है, जो अर्ली प्रोफेज है, ये प्रोफेज जब स्टार्टिंग अवस्था होता है, मतलब यहाँ से प्रोफेज स्टार्ट होगा तब कैसा दिखेगा, तो ये दिखते हैं अर्ली प्रोफेज में। फिर जब प्रोफेज अंत हो, मतलब आखिरी होने वाला है होगा, और इसके पश्चात मेटाफेज स्टार्ट होगा, तब प्रोफेज में क्या क्या परिवर्तन हुए होते हैं, और उस समय प्रोफेज कैसे दिखाई देगा वो यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ लेट प्रोफेज में देखेंगे। जैसे कि प्रोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपेयर होते दिखाई देता है, मतलब समाप्त होने लगता है। और वहीं जो न्यूक्लियोलस होता है, मतलब जो केंद्रिका, वो भी यहाँ समाप्त होने लगता है। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बारे में। अब यहाँ क्रोमोसोम्स में क्या परिवर्तन होता है उसको देखेंगे। तो यहाँ जो डीएनए होता है वो डीएनए में कंडेंसेशन मतलब संघनन प्रारंभ हो जाता है, और वो चेन का आकार छोड़ करके वो वैसे क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स के रूप में दिखाई देने लगते हैं। ये एक क्रोमेटिड है और ये उसकी सिस्टर क्रोमेटिड है, इसको हम लोग पढ़े थे एस फेज में। ये हो गया, और वहीं पे ये हो गया न्यूक्लियस के अंदर में जो परिवर्तन होते हैं वो। अब इसके बाद जो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रियोल तारक है, ये जो यहाँ एक स्थान पर थे, और जो एस फेज में जिनका सिंथेसिस हुआ था वो यहाँ पर डिवाइड होकर के अपने अपने पोल की ओर, मतलब अपने अपने ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं, यहाँ ये प्रोफेज में। अब यहीं पे लेट प्रोफेज में कैसे दिखाई देगा उसको देखें। तो ये है लेट प्रोफेज में, जो यहाँ पे क्रोमेटिड्स थे वो और ज़्यादा संघनित हो गए हैं, ये बीच से सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये लगभग समाप्त हो गया है, और जो न्यूक्लियोलस था वो भी समाप्त हो गया है। यहाँ जो सेंट्रियोल्स थे वो अपने पोल्स की ओर और ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, और इनमें से जो स्पिंडल फाइबर है या तर्कु तंतु है वो और ज़्यादा निकले हुए दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे ये प्रोफेज का डायग्राम खत्म हो गया, समझ गए। अब इसको लिखना कैसे है वो देखेंगे। तो हम लोग यहाँ प्रोफेज को पॉइंट वाइज देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। तो यह विभाजन की प्रारंभिक अवस्था है, इसमें निम्न घटनाएं दिखाई देती हैं। जिसमें पहला पॉइंट है, इसमें क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स के रूप में दिखाई देने लगते हैं, जो बीच से सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। केंद्रक झिल्ली मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और जो न्यूक्लियोलस है जो केंद्रिका है वो अदृश्य होते हुए दिखाई देते हैं। साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल अलग होकर के कोशिका के ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। इनमें तर्कुतंतु मतलब जो एस्ट्रल रेज हैं या स्पिंडल फाइबर्स हैं उसका निर्माण होने लगता है। ये प्रोफेज का हो गया। अब इसके बाद होगा मेटाफेज। यहाँ पे अब देखें तो मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ठीक, यहाँ पे जो एस्ट्रल रेज हैं कि क्रोमोसोम्स के बीच में जो सेंट्रोमियर था, मतलब यहाँ पे सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर दोनों अलग अलग शब्द हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा ना। तो यहाँ जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रोमियर से जाकर के अटैच हो गया होता है, और अटैच कहाँ से होता है, डायरेक्ट सेंट्रोमियर से ना होकर के सेंट्रोमियर के ऊपर में जो काइनेटोकोर नाम का प्रोटीन होता है ये उससे जुड़ा होता है। ठीक, यहाँ पे मैं बनाने का प्रयास किया हूँ, दिखेगा यहाँ ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। जो ब्लू कलर का दिख रहा है नीले रंग का वो है सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के ऊपर में जो यहाँ पीले रंग में वो प्रोटीन है काइनेटोकोर नाम का, जो स्पिंडल फाइबर को जोड़ने में सहायता करता है सेंट्रोमियर से। ठीक, तो ये अर्ली मेटाफेज की स्थिति है। अब आगे लेट मेटाफेज में क्या होगा, तो इसमें जो सेल की मध्य की प्लेट है इक्वेटोरियल प्लेट, या इसी को मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसी मेटाफेज में इस प्लेट पर जो क्रोमोसोम्स आकर के अलाइन हो जाते हैं, मतलब स्थित हो जाते हैं एक सीधी रेखा में। तो यही मेटाफेज की पहचान है कि क्रोमोसोम्स आकर के उसके मध्य के प्लेट पर स्थित हो जाते हैं। और वहीं यहाँ पे जो सेंट्रोमियर था वो सेंट्रोमियर टूट गया है, और सेंट्रोमियर के साथ में जो क्रोमेटिड्स हैं वो भी आपस में टूट गए हैं, और अपने अपने पोल्स के साइड के जो स्पिंडल फाइबर हैं उनसे अटैच हो गए हैं, और अलग अलग होकर के अब अपने अपने पोल की ओर जाने के लिए मतलब तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गए नहीं है क्योंकि ये मेटाफेज में है, इसलिए यहाँ पर ये मध्य के प्लेट में स्थित है। हो गया। अब आगे देखेंगे। तो ये मेटाफेज दूसरी प्रावस्था है। इसमें क्रोमोसोम्स कोशिका के मध्य में मेटाफेजिक प्लेट पर स्थित हो जाते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स तर्कुतंतुओं द्वारा सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, जो सेंट्रोमियर फिर स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर द्वारा जुड़े होते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद तीसरा फेज देखेंगे जो है एनाफेज का। इस एनाफेज में जो क्रोमेटिड्स हैं वो छोटे और मोटे दिखाई देने लगते हैं, और ज़्यादा थिक हो गए हैं यहाँ पे, और अपने अपने पोल्स की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं, शुरू कर दिए हैं यहाँ पे अपने अपने पोल्स की ओर, क्योंकि स्पिंडल फाइबर में खिंचाव शुरू होता है। जो यहाँ पे सेंट्रोसोम से जुड़े हुए हैं स्पिंडल फाइबर वो अपने अपने पोल्स की ओर खींचना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ जो सेंट्रोमियर है वो भी उसके साथ में आगे आने लगता है। जो क्रोमेटिड्स हैं
वो पीछे की ओर दिखाई देने लगेंगे और ये अलग अलग शेप बनाते हुए दिखेंगे। जैसे ये दिख रहा है एल के शेप का, यहाँ दिख रहा है वी शेप का, यहाँ जे शेप का, ऐसे अलग अलग शेप में ये दिखाई देता है। ये एनाफेज की पहचान है। ठीक, तो एनाफेज कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। इसमें निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है क्रोमेटिड्स अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। क्रोमेटिड्स का आकार जे, वी तथा एल जैसे दिखाई देने लगता है। इनका आकार छोटे होने लगता है और ये मोटे हो जाते हैं। तो ये हो गया एनाफेज। अब चौथा फेज जो है टीलोफेज। इसमें जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपने अपने ध्रुवों की ओर, अपने अपने पोल्स की ओर पहुंच गया होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका बनना और जो न्यूक्लियोलस है उसका ये शुरू हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स अपने को थिक दिखाई दे रहे थे, मतलब मोटे दिखाई दे रहे थे, वो वापस से धागे का रूप ले लिए होते हैं और स्पिंडल फाइबर यहाँ पे समाप्त हो गया होता है। यहाँ स्थिति देखें तो क्या होगा, एक कोशिका के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक, ये यहाँ अगर पहचान की बात करें तो टीलोफेज की पहचान यही होगी कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया है, न्यूक्लियोलस है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो धागे के रूप में दिखाई देने लगते हैं। खत्म। तो चौथा टीलोफेज, यह कैरियोकाइनेसिस की मतलब जो न्यूक्लियर डिवीजन है उसकी अंतिम अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम्स ध्रुव की ओर पहुंच गए होते हैं, वह उनका कुंडलन समाप्त हो जाता है। वे पुनः धागे के समान प्रतीत होते हैं। दूसरा, केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली मतलब न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स समाप्त हो जाते हैं और यहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो ये टीलोफेज यहाँ पे समाप्त हुआ और इसी के साथ में जो न्यूक्लियर डिवीजन है वहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके बाद जो कोशिका में जो विभाजन होगा उसको देखेंगे, क्योंकि अभी तक मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियस में डिवीजन। ठीक, इसके बाद अब सेल में डिवीजन। तो जो सेल के डिवीजन है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस या सेल का विभाजन, कोशिका का विभाजन। इसमें क्या होता है तो इस हम लोग जैसे टीलोफेज में देखे हुए थे कि जो कोशिका के अंदर 2 न्यूक्लियस का निर्माण हो गया है। अब यहाँ पर कोशिका तैयार है अपने को 2 भाग में बांटने के लिए। ये कैसे होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है मतलब जो कोशिका झिल्ली है वो अंदर की ओर धंसना प्रारंभ करती है, इसमें फरो बनता है। ठीक, और ये आगे बढ़ते हुए बीच में आकर के जुड़ जाएगी और जैसे ये फरो इधर से आते हुए होगी तो कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाएगी और ये एक कोशिका से, अभी तक ये एक कोशिका है, इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब इसी के साथ में जो न्यूक्लियस है अपने अपने कोशिकाओं में वो बढ़ जाएंगे। जो कोशिका के बाकी अंग हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो भी बढ़ जाएंगे, जिसको हम लोग शुरू से नहीं बनाते आ रहे हैं, बात अलग है। बाकी ये भी इसी में बढ़ जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है और यहीं पर अपने जो सेल साइकिल का समाप्ति होगा। कोशिका चक्र यहाँ पे खत्म होता है। आशा करता हूँ मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा पाया हूँ। और अगर आपको इस टॉपिक से कुछ भी चीज़ समझ ना आया हो और अगर किसी और टॉपिक्स में नोट्स चाहिए हो या उनको समझना हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा और साथ में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, थैंक यू।